एवरीवन, आज जो हमने शुरू करना है वो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई के बारे में कुछ एक चीजें तो हमने जो पिछला जो पार्ट आया है आपका उसमें डिस्कस कर ली थी। आपने वो आई होप देख ही लिया होगा कि उसके बाद जो आज है आपका, वैसे तो देखें लॉ ऑफ सप्लाई ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर वैसे भी कुछ एक छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैं वो भी करवाने वाली हूँ। सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई तो हम करेंगे ही करेंगे और वो जो एक दो पॉइंट है छोटे छोटे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका सप्लाई वाला आज हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद आपका इसमें बचेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आपका कि सप्लाई फंक्शन। तो देखेंगे सप्लाई फंक्शन क्या होता है। सप्लाई फंक्शन होता है जो आपका कोई कमोडिटी होती है ना, उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा है कि कौन से फैक्टर आपकी कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं। यानी कि कोई खुद का प्राइस हो गया उस कमोडिटी का, प्राइस ऑफ अदर गुड यानी कि उसके सिमिलर कोई गुड है उसका प्राइस आपकी कमोडिटी को अफेक्ट करेगा, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपकी कमोडिटी के प्राइस को अफेक्ट करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, मतलब ये जो सारे फैक्टर थे जो हमने पढ़े थे पिछले पार्ट में कि ये आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते होते थे, मतलब जिनके कारण आपकी सप्लाई में जो चेंज आता है या वो ऊपर नीचे होती है, वो जो सारे फैक्टर होते हैं। और ये हो जाएगा, सपोज हम मान लेते हैं कोई एक्स कमोडिटी है, उनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप की सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ कि ये सारे फैक्टर की प्राइस ऑफ एक्स, उसका खुद का प्राइस, अदर उसके सिमिलर गुड का प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, गवर्नमेंट की पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव क्या फर्म का। इनको इस तरह से लिखना कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप, ये जो एफ होगा ना, ये इनके बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना या लिखना ही कहलाता है आपका कि सप्लाई फंक्शन। कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, कि क्वांटिटी सप्लाई जो है उसका रिलेशनशिप जो फैक्टर उसको अफेक्ट करते होते थे उनके साथ जो उनका फंक्शनल रिलेशनशिप होगा ना, दैट इज सप्लाई फंक्शन। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद हम मूव करेंगे कि आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। कि देखें लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। इट स्टेट्स दैट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, की पॉजिटिव किसके बीच, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच, की प्राइस भी बढ़ा तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई या सप्लाई भी बढ़ी, प्राइस कम तो आपकी सप्लाई भी कम। देखिए वैसे तो जो हम है ना सप्लाई का जो चैप्टर जो कंसेप्ट है ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। आपने जो पिछला पार्ट देखा होगा ना, उसमें हमने इंडिविजुअल की सप्लाई, मार्केट की सप्लाई, वो जो चीजें पढ़ी थी ना कि अगर आपकी कोई कमोडिटी का प्राइस आपको ज्यादा मिल रहा है, आपको आपकी कोई कमोडिटी महंगी बिक रही है, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट, उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर किसी चीज से आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आप उसकी सप्लाई भी ज्यादा करेंगे। यानी कि वहां पे कल भी तो हमने देखा था कि प्राइस और सप्लाई के बीच का जो रिलेशनशिप था वो पॉजिटिव आया था कि प्राइस बढ़ने पे आपके प्रॉफिट बढ़े थे तो आपने सप्लाई ज्यादा करा दी थी और कम होने पे आपने कम करा दी थी क्योंकि आपके प्रॉफिट कम थे। और यही है लॉ ऑफ सप्लाई की, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का जो रिलेशनशिप हो वो पॉजिटिव हो, कि प्राइस अगर बढ़ा है तो आप सप्लाई बढ़ा देंगे। कि वो बीच वाली बात तो आप ही याद रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि प्राइस बढ़ा है, कोई चीज आपकी महंगी बिकी है, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो आप उसकी सप्लाई करेंगे। और कोई चीज आपकी सस्ती बिकी है तो आपका प्रॉफिट वहां पे कम हुआ है तो आप सारी चीज क्यों बेचेंगे, आप कम सप्लाई करेंगे। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। और कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, अदर फैक्टर कौन से जो अभी हमने सप्लाई फंक्शन में करा था, वो सारे फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए। यानी कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं, कि प्राइस ऑफ अदर गुड जो उसके सिमिलर वाली गुड है उसका प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है आपके लैंड लेबर कैपिटल उनका प्राइस भी कांस्टेंट रहना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो आपका है फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब बाकी सारे जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगे। ये जो चीजें हो जाएंगी, ये हो जाएंगे कि ये चीजें जो कांस्टेंट रहें ये हो जाएंगी आपकी अजम्पशन। उसके बाद जैसे ये कोई लो है तो उसमें कोई टेबल होगी, एक डायग्राम बनेगा तो
आपका ये लो हो जाएगा कंप्लीट। इसके लिए हम टेबल वो जो हमने कल जैसे इंडिविजुअल में हमने करी थी, वही टेबल हम यूज़ करेंगे। ये प्राइस है, ये यहाँ पे कोई क्वांटिटी सप्लाइड है कि अगर ₹10 प्राइस है, जैसे मेरा ये पेन है अगर ₹10 का बिकता है, तो मैं इसकी 100 क्वांटिटीज़ बेचूँगी कि मैंने 10 निकाल इसकी 100 निकाल दी कि ये मैं ऑफ़र कर रही हूँ सेल के लिए। अगर इसका प्राइस मुझे ज़्यादा मिले कि मेरा ये पेन 20 का बिकने लग जाए, तो मैं ज़्यादा बेचूँगी, तो फिर मैं 200 जो क्वांटिटीज़ है इसकी वो निकाल दूँगी। तो ये हो जाएगी इसकी टेबल और अब हमने इसको अगर डायग्राम से अगर दिखाना पड़ा दैट मीन्स यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड होगी हॉरिजॉन्टल पे ये प्राइस आपका वर्टिकल पे होगा यानी कि प्राइस यहाँ पे 10 और 20 और उसके बाद ये आपका कोई 100 है क्वांटिटी यहाँ पे 200 यानी कि 10 पे 100 ये वाला और उसके बाद 20 पे 200 ये आपका बन गया अपवर्ड यानी कि ये जो रिलेशनशिप है अपवर्ड गया है दैट मीन्स पॉजिटिव ही है ये बन गया आपका सप्लाई कर्व कि इसका जो रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव यही बात आपकी इसमें थी कि ये इसकी डेफिनेशन होगी उसके बाद ये होगी आपकी इसकी टेबल और ये हो गया इसका डायग्राम लॉ ऑफ सप्लाई हो गया आपका कंप्लीट उसके बाद कि क्या रीजन है किन के कारण आपका जो ये सप्लाई है इसका जो ये स्लोप है कि ये पॉजिटिव होना कि प्राइस बढ़ने पे आपका सप्लाई का बढ़ाना या प्राइस कम होने पे आपका सप्लाई कम करना क्या चीजें मैटर करती है ये क्यों होता है पहले तो ये पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे क्या रीजन है कि प्राइस बढ़ने पे ही आपकी क्वांटिटी क्यों बढ़ती है अगर आपकी कोई चीज महंगी बिकती है तो ही आप क्वांटिटी क्यों बढ़ाते हैं तो सबसे पहला हो जाएगा इसमें आपका कि प्रॉफिट मोटिव प्रॉफिट मोटिव तो देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई चीज़ आपकी महँगी बिकी है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ही आप सप्लाई करेंगे। अगर कोई चीज़ आपकी सस्ती बिक रही है, तो आप सारी क्यों बेचेंगे कि आप तो उसकी सप्लाई कम करेंगे क्योंकि उससे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। सबसे ज़रूरी है प्रॉफिट मोटिव इसके कारण होता है कि कोई चीज़ आपकी महँगी बिकती है, तो आपको प्रॉफिट होता है, तभी आप सप्लाई करते हैं। इसके कारण ये एक तो इस ये रीज़न हो गया कि इसके कारण जो ये रीजन होता है लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे कि प्राइस का बढ़ना और सप्लाई का बढ़ना एक साथ क्यों हो रहा है और अगर कोई चीज आपकी सस्ती बिक रही है यानी कि कोई किसी चीज का आपको प्राइस मिल रहा है कम दाम मिल रहा है कम तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कम प्रॉफिट हो रहा है कम तो आप सारी चीजें नहीं बेचेंगे तो आप उसको कम बेचेंगे अपना कुछ रख लेंगे कि बाद में बेचेंगे तो सप्लाई कर देंगे आप कम उसके बाद आता है कि चेंज इन द नंबर ऑफ फॉर्म चेंज इन द नंबर ऑफ फॉर्म सब कैसे जैसे कि कल जो हमने करा था तब हमने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे सपोज आप अपने खेत में जो राइस है राइस का जो प्रोडक्शन है वो करते हैं मतलब राइस ग्रो करते हैं कि ये कोई दो वैरायटी हमने मान ली ये कोई V1 वैरायटी है ये कोई V2 वैरायटी है कि ये जो V1 वैरायटी है ना ये तो बिका था लास्ट टाइम 4000 पर क्विंटल V2 बिका है आपका 5000 पर क्विंटल कि अब आपने ये वाला प्रोड्यूस करा था बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये करा था ना उनका तो बहुत महंगा बिक गया कि उनका तो 5000 गया था उनका तो प्राइस महंगा जाने के कारण उन लोगों को प्रॉफिट हुआ था ज्यादा और उन लोगों को प्रॉफिट हुआ था तो पिछली साल जिन लोगों ने ये उगाया था ना अब ये लोग भी यही उगाएंगे दैट मीन्स इसकी सप्लाई होगी ज्यादा कि चेंज इन द नंबर ऑफ फार्म्स की जो जो फार्म में जो प्रोड्यूसर चेंज इन द नंबर ऑफ फार्म लगा ले प्रोड्यूसर लगा ले सेलर लगा ले मतलब कि जो ये लोग जिन्होंने ये वाला प्रोड्यूस करा था वो भी अब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा कि इसके कारण आपका भी प्राइस बढ़ने पे क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा था तो सप्लाई बढ़गी कैसे बढ़ी क्योंकि ये लोग भी यहाँ शिफ्ट कर गए इसके कारण ये सप्लाई इंक्रीज करगी कि ये सेम डायरेक्शन में इनका रिलेशनशिप आया कि अ, ये हो जाएगा चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स की बहुत और फर्म में भी आ गई उसके अंदर और प्रोड्यूसर आ गए उसके अंदर और सेलर आ गए के बाद चेंज इन द स्टॉक चेंज इन द स्टॉक की जैसे कि सपोज मान लें कि मेरे पास यही एक पेन का मैं एग्जांपल लूं कि ये पेन है मैं ये बनाती हूँ कि अब मैंने जैसे टोटल 100 पेन बना दिए अब मार्केट में मैंने निकाल दिए 50 तो मैंने ऑफर कर दिए बेचने के लिए 50 मैंने अभी निकाले नहीं है अब जैसे आज अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी कोई कमोडिटी है जो ये पेन जो मैं बेच रही थी इसका जो प्राइस है ना मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया ये महंगा बिक रहा है तो अब जो मैंने मेरे 50 वो जो स्टॉक में जो रखे हुए थे वो भी मैं निकाल दूं क्योंकि अब तो मेरे पेन के मेरे को महंगे दाम मिल रहे हैं तो अगर
देखिए, अगर प्राइस मेरा महँगा बिका, जब मेरे पेन के जब दाम महँगे मिलने लगे, तो मैंने अपना जो स्टॉक है वो भी निकाल दिया। दैट मीन्स मैंने सप्लाई बढ़ा दी। पहले तो मैं 50 ही बेचने के लिए ऑफ़र करी थी, अब मैंने जो 50 रखे हुए थे, मैंने उनको भी निकाल दिया। दैट मीन्स मैंने सप्लाई इंक्रीज़ करा दी कि स्टॉक में चेंज हो जाना। इन इसके कारण भी प्राइस बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, कि ये 3 तो रीज़न होते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई के, कि प्राइस बढ़ने पे ही सप्लाई क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपको किसी चीज़ से प्रॉफ़िट होता है तो आप सप्लाई बढ़ाएँगे, या फिर कुछ और फॉर्म में आ जाती है, वो भी प्रॉफ़िट को ही देख के आती हैं, या फिर स्टॉक में चेंज हो जाता है। मैंने मेरा स्टॉक में चेंज करा है, मैंने भी प्रॉफ़िट को ही देख के करा है कि अब ये मेरा महँगा बिकने लग गया, तो कोई चीज़ मेरी महँगी बिकेगी तो हम तभी बेचेंगे। उसके बाद बात आती है कि क्या ये हर जगह काम करता है? मतलब कि क्या ये हमेशा प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती ही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चीज़ों की प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई कम हो जाए? जैसे अभी हम लॉ ऑफ सप्लाई जो पीछे पढ़ के आए हैं, उसमें तो यही होता था कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि ये हमेशा ही रहेगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों के केस में ही आपका प्राइस बढ़ने पे सप्लाई ही बढ़े। कुछ एक एक्सेप्शंस भी होती हैं। अब वो क्या है? सबसे पहला आता है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे कोई आपके खेत में आप में जो कोई क्रॉप्स है, कोई पल्सीज़ है, जो भी आपने प्रोड्यूस करी है, जो भी आपने ग्रो करी है। जैसे कि एक तो ये हो सकता है कि आपका कोई ये एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, देखें, इसमें आपने अपना जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस करी, जैसे इसमें आपने राइस प्रोड्यूस करा। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइस ज़्यादा होने के कारण आपकी इस पोर्शन की सप्लाई आप बढ़ा दें? मतलब कि आपके पास जैसे ये पोर्शन है जो आपका आपकी जो लैंड का है, इसकी आप प्रोडक्टिविटी की तो लिमिट होती है ना, कि ये इतनी ही प्रोडक्टिविटी देगा। क्या ये चीज़ कि क्योंकि इसका प्राइस महँगा हो रहा है, ये चीज़ आपको महँगी बिक रही है, तो आपकी ज़मीन आपको उतना ही प्रोडक्टिविटी देगी। एक बात तो ये है कि उसकी भी लिमिट होती है ना, कि वो उतना ही प्रोडक्टिव रहेगी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बहुत महँगी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस तरह से सप्लाई बढ़े। एक ऐसा हो सकता है कि वेदर कंडीशन बड़ी मैटर करती है, जो एग्रीकल्चरल जो थिंग्स होती हैं उनमें, कि प्राइस बहुत ज़्यादा महँगा हो रहा है, कि अगर मौसम खराब हो गया तो क्या पता फिर उसकी सप्लाई भी कम हो, कि प्राइस बेशक महँगा हो, लेकिन वेदर कंडीशंस खराब होने के कारण आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ, यानी कि आपके जो सपोज़ आपने व्हीट ग्रो करी है या राइस ग्रो करी है, आपकी उतनी नहीं हुई, क्योंकि वो जो भी उसके कारण आपका न उसमें जो लॉस हुआ है आपको, कि उसके कारण आपकी सप्लाई हुई है कम, कि प्राइस ज़्यादा होने के कारण भी आपकी सप्लाई कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपका वेदर कंडीशंस ने अफ़ेक्ट कर दिया, कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई ना, कि प्राइस बढ़ने पे ही आपने सप्लाई बढ़ा दी, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स के केस में ऐसा हो जाता है कि वो आपका एक तो लिमिट वही रहेगी कि उतना ही वो प्रोडक्टिव रहेगा। उसके बाद और जैसे आप और ज़मीनें लेके और रेंट पे लेके और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। कई बार वेदर कंडीशन खराब हो गई तो भी आपकी सप्लाई इंक्रीज़ ना हो पाई, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि ये हमेशा चलेगा, कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महँगी होने के बाद भी सप्लाई मार्केट में कम आ जाए। तो एक तो ये हो गया कि एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में होता है। उसके बाद आता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसे, कि जैसे ये जो मेरा पेन है, आज मार्केट में इसका प्राइस है, जैसे ये ₹20 का बिक रहा है, और अब फ्यूचर में मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस है वो कम होके, यानी कि ये सस्ता हो जाएगा। ये 10 रु कल जैसे मुझे पता चला है कि कल इतना सस्ता हो जाएगा कि कल ये 10 में जाएगा। तो इसके कारण मैं आज क्या करूँगी, आज मेरा ₹20 का अगर बिक रहा है, तो मैं सोचूँगी मेरे पास जितना भी पड़ा है ना, जितने भी मेरे पास पेन है, मैं सारे बेच दूँ। सारे की प्राइस मैं अब मेरे 20 को छोड़ो आप, 20 से मैं कुछ कम करके 18 की मैं प्राइस थोड़ा-सा कम भी कर दूँगी, ताकि मेरी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो, कि मेरे पास जो भी स्टॉक में पड़ा है, मेरा वो सारा बिक जाए, क्योंकि 18 अच्छे हैं ना, 10 मिलने से तो अच्छा, कि कोई भी चीज़ एक तो कल मैं 10 में बेचूँ, 20 ना सही मैं 18 में भी बेच दूँगी, तो 10 से तो मेरे को फ़ायदा ही मिला कि 18 में। यहाँ पे मैं हमने क्या किया, सप्लाई बढ़ाने के लिए हमने प्राइस को कम करा है ना, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के कारण भी ये हमेशा होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद आता है कि जो पेरिशेबल गुड्स होती है, पेरिशेबल गुड्स क्या होती है, जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि आपकी ये जो होगी वेजिटेबल्स होगी,
आपके फ्रूट्स हो गए, जो चीज़ें ये जो होती हैं, इनका नेचर होता है कि ये जल्दी खराब हो जाती है। तो जो आपकी जो ये वेजिटेबल्स जो बेचने वाले होते हैं, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, जब शाम का टाइम होता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ें मैडम थोड़ा-सा फालतू ले जाओ कि आप ले लें, मैं कम में दे दूँगा। ऐसा करते हैं ना कि वो आपको प्राइस कम देने के लिए भी तैयार होते हैं कि कम प्राइस में देने के लिए भी तैयार होते हैं, ताकि सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि देखिए, जब ये खराब भी हो जाएँगी ना, कल जैसे सपोज़ वेजिटेबल सेलर को तो पता है उसकी न आज इनकी ये कब खराब हो जाएँगी कि इनकी लिमिट होती है, इतने टाइम ड्यूरेशन में ये खराब हो जाएँगी। अब जब ये कल खराब हो जाएँगी बिना इसके कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आज ही मैं इसको थोड़े से कम प्राइस पे, यानी कि प्राइस कम करके बेच दूँ, तो थोड़ा-सा सप्लाई बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं ना कि मैडम आप थोड़ा-सा सस्ता ले जाओ, लेकिन ले जाओ, ऐसे वो कहते होते हैं ना। तो इनके इनके केसेज़ में भी प्राइस यहाँ पे ये वो चीज़ काम नहीं करी ना कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ी। यहाँ पे तो उसने थोड़ी-सी आपको सस्ती दे दी, ताकि आप सप्लाई जा कि आप बिक जाए कि जो कंज़्यूमर है वो लेने गया, क्या पता उसने 1 केजी कोई वो लेनी हो कमोडिटी, वो 2 या 3 केजी ले ले, क्योंकि उसने उसने थोड़े से दाम उसके कम कर दिए। तो इस तरह से प्राइस कम कर दिया उसने, ताकि उसकी सप्लाई बढ़ जाए, कि इनके केस में भी ये होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद जो रेयर आर्टिकल जो चीज़ें रेयरेस्ट होती हैं, जैसे कि आपका कोहिनूर का हीरा हो गया, जो चीज़ें जमा रेयरेस्ट होती हैं, कि इन चीज़ों का क्या होता है कि आप प्राइस कितना ही बढ़ा लो, तो इनकी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर सकते ना। जैसे कोई पेंटिंग होगी, कोई ब जो रेयर पेंटिंग है जैसे, उन चीज़ों के प्राइस बढ़ने पे भी जब इनकी जो सप्लाई है हम नहीं बढ़ा पाएँगे, इनकी सप्लाई क्या रहेगी? इनकी सप्लाई तो जो रेयर चीज़ें होती हैं, उनकी जो सप्लाई होती है, वो तो कांस्टेंट होती है, कि प्राइस चाहे कितना ही हो, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, ये सप्लाई तो इंक्रीज़ नहीं हुई, दैट मीन्स ये इसके केस में भी काम नहीं करा। उसके बाद आता है जो बैकवर्ड कंट्रीज़ कैसे? जो बैकवर्ड जो कंट्रीज़ होते हैं ना, उनके पास जो रिसोर्सेज़ होते हैं, वो भी अच्छे नहीं होते हैं। उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है, वो भी जैसे पुरानी या बैकवर्ड होती है, क्योंकि वो कंट्रीज़ ऑलरेडी बैकवर्ड होते हैं। तो इन इन कंट्रीज़ में कोई चीज़ है, कोई कमोडिटी है, बहुत महँगी हो गई, जैसे उसका प्राइस कोई बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या ये लोग उसकी सप्लाई बढ़ा पाएँगे? देखिए, अगर इनके पास वो रिसोर्सेज़ ही इनके पास अच्छे अवेलेबल नहीं है, या इनकी उनकी क्वालिटी लो है, या इनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो भी खराब है, तो ये सप्लाई कैसे बढ़ा पाएँगे? कि जब इनकी टेक्नोलॉजी वीक होगी, तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कॉस्ट अगर इनकी ज़्यादा आएगी, प्रॉफिट कम हो गए, तो ऑलरेडी ये सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्राइस बढ़ने पे भी ये सप्लाई नहीं बढ़ा पाएँगे, कि चाहे वो चीज़ कितनी ही महँगी मार्केट में बिके, इन कंट्रीज़ के पास वो चीज़ें है ही नहीं, वो ये चीज़ें उनकी सप्लाई बढ़ा पाएँ। तो इनके केस में आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है, वो होल्ड नहीं करता। ये चीज़ें आती हैं आपकी एक्सेप्शंस में, कि कहाँ आपका लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता। इस तरह से जो हमने देख लिया आज, एक तो सप्लाई फंक्शन अभी तक हमने करा है, उसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई करा है। लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ तो किन केस में तो ये लगता है, और किन केस में ये लगता नहीं है, कि कहाँ ये होल्ड करता है और कहाँ ये होल्ड नहीं करता, मतलब इसके रीजन क्या है होल्ड करने के, और जहाँ पे ये नहीं लगता वहां क्यों नहीं लगता, ये तो अब तक हमने देख लिया। उसके बाद एक छोटा सा आपका टॉपिक रहता है, बस वो और करना है हमने, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है कि आपका चेंज इन सप्लाई, कि जो आपकी सपोज देखें, ये जो सप्लाई है, ये मैंने डायग्राम, ये जो सप्लाई है आपकी, इसमें चेंज 2 तरह से हो सकता है, या तो ये जैसे ये मेरा डायग्राम, इसी के में हम ऊपर-नीचे जा रहे हैं, ये अपने डायग्राम के, या ये इसी के ऊपर नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, मतलब ये शिफ्ट होके, कि ये 2 ही तरह से होगा। अगर आपने डिमांड करा होगा ना, तो आपको भी पता है डिमांड में चेंज हो रहा है, तो उसी तरह से सप्लाई में चेंज होगा, कि देखें, कि इसमें या तो आपके इसी में ऊपर-नीचे चेंज होना, या फिर इसमें ये शिफ्ट हो जाना, यानी कि इसके ऊपर डायग्राम ही शिफ्ट हो जाए, कि या नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, सप्लाई 2 ही तरह से होगी। दैट मीन्स एक तो होगी अ, मूवमेंट दैट मीन्स उसी में मूवमेंट, ऊपर-नीचे उसी में, और शिफ्ट की वो डायग्राम ही आपका शिफ्ट हो गया, ऊपर या नीचे चला गया। दैट मीन्स चेंज सप्लाई में 2 तरह से हो सकता है। अब ये मूवमेंट जो होता है ना, ये बात आप नोट कर लें, जो मूवमेंट होता है ना, यानी कि कोई भी डायग्राम में, या हो आपका डिमांड का डायग्राम, या हो आपका सप्लाई का डायग्राम,
जो उसमें मूवमेंट होता है ना, उसी के चीज ऊपर नीचे जानी वो होती है उसके खुद के प्राइस के कारण। जो खुद का प्राइस है उसमें अगर चेंज आ जाए तो वो उसी में ऊपर नीचे जाएगा, उसी में मूवमेंट होगा। और अगर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग अगर आ रही है, तो जो दूसरे फैक्टर है आपकी उस चीज को अफेक्ट करते हैं, उसके प्राइस के अलावा उसके सिमिलर गुड का प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, टेक्नोलॉजी कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी, फार्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीजें उनके कारण अगर चेंज आ जाए तो आपका शिफ्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिमांड में भी या हो सप्लाई की, डिमांड या सप्लाई किसी चीज में हो, अगर कोई चीज उसी आपका मूवमेंट होता है, मूवमेंट की आपका डायग्राम वही है, उसी में मूवमेंट होता है, मूवमेंट होना होगा कि उसके खुद के प्राइस के कारण, और उसमें शिफ्टिंग आना होता है जो फैक्टर दूसरे जो आपकी सप्लाई होती है तो सप्लाई को, या डिमांड होती तो आपकी डिमांड, उसको जो अफेक्ट करते हैं, उनके कारण वो आपका जो वो पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपने देख लिया। अब अगर प्राइस चेंज हो गया, देखें, चेंज इन सप्लाई, ये हो गया, एक तो हुआ प्राइस के कारण, ये हुआ अदर फैक्टर्स के कारण, जो दूसरे फैक्टर्स अभी मैंने बताया आपको। प्राइस के कारण अगर हुआ, प्राइस के कारण हुआ यानी कि प्राइस ऊपर नीचे हुआ, तो आपने जो क्वांटिटी सप्लाई है, प्राइस बढ़ा तो आपने क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा दी, तो आपका चेंज आएगा क्वांटिटी सप्लाइड में। और उसी में होगा चेंज, यानी कि उसी में प्राइस में चेंज आ रहा है तो वो उसी में या तो अपवर्ड, या तो वो अपवर्ड जाएगा या वो डाउनवर्ड जाएगा, उसी में होएगा ना, या तो एक पॉइंट से ऊपर के पॉइंट पे चला गया, ऊपर से नीचे आ गया, यानी कि रहना तो वो उसी डायग्राम पे है, अगर वो प्राइस में चेंज होता है तो, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या होगा डाउनवर्ड। लेकिन अगर दूसरे फैक्टर्स में चेंज आ गया, दूसरे फैक्टर्स में चेंज आए, प्राइस में यहाँ कुछ नहीं हो रहा, अब यहाँ पे प्राइस आपका कांस्टेंट है, सिर्फ दूसरे फैक्टर काम कर रहे हैं। ये तो हम देखेंगे कि दूसरे फैक्टर कैसे काम करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी की मूवमेंट कब होता है और शिफ्टिंग कब आती है। उसके बाद वो शिफ्टिंग की, शिफ्टिंग में जैसे कि आपका, शिफ्टिंग में आपका दो तरह से होगा कि आपकी पूरी सप्लाई जो है वो चेंज हो रही है। एक या तो आपका नीचे आ गया, या ये आपका ऊपर चला गया, यानी कि ये नीचे आने का रीजन क्या है, ऊपर जाने का रीजन क्या है, कि कौन से फैक्टर ने किस तरह से काम किया, वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि इसमें शिफ्टिंग आना, कि ये नीचे जाना, दैट मीन्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कि दो तरह से हो सकता है। एक तो इसमें सप्लाई चेंज हुई है आपकी पूरी, क्योंकि पूरा ही आपका डायग्राम शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, या तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई, दो ही चीजें हो सकती है, यानी कि दूसरे फैक्टर भी तो दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो वो बढ़ी है या कम हुई है आपकी। उसके बाद एक बार हम इनको करेंगे, दोनों को फटाफट मैं डिटेल से बता देती हूँ, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले है जैसे कि चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आना। जैसे कि अगर प्राइस आपका है 10 रुपीज, तो आप 100 जो यूनिट्स है उनकी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपका प्राइस है 20, प्राइस बढ़ गया, अब चीज महंगी बिकने लगी, तो हमने जो क्वांटिटी है वो भी आपकी इंक्रीज करा दी, कि अब हम 200 बेच देंगे। पहले हम 100 ही मैंने निकाले थे, 100 ऑफर करे थे, क्योंकि प्राइस 10 पे मेरा बिक रहा था पेन, अगर 20 पे बिकने लगा तो मैंने 200 बेचने शुरू कर दिए। अब इसको दिखा देंगे डायग्राम में। देखें, ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 200। यहाँ पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड है, ये वाला इस पे हॉरिजेंटल पे, ये आपका है प्राइस, कि ये हो गया 10, ये हो गया 20। यहाँ पे देखें 10 पे 100, 10 पे 100 दैट मीन्स ये पॉइंट ए है। और उसके बाद 20 है, 20 पे है आपका 200, ये कोई पॉइंट बी है। यानी कि ये देखिए डायग्राम, तो देखिए ये ऐसे ही बनेगा। अब हम ए से बी पे गए हैं, ए टू बी गए हैं। ए टू बी जाने का क्या मतलब हुआ, एक तो इसको कहेंगे कि आप अपवर्ड गए हैं, आपको पता है ए से बी पे जाना अपवर्ड ही है। एक तो ये हो गया, इसको कह सकते हैं कि आपका ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, कि आप नीचे से ऊपर गए हैं। दूसरा, अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन कैसे, कि सप्लाई एक्सपैंड हुई है, सप्लाई एक्सपैंड, जैसे कि 100 से 200 होगी ना, तो ये कह सकते हैं इसको आप एक्सपेंशन। तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है, जब प्राइस चेंज हो, एक तो हो गया कि अपवर्ड हो गया, सप्लाई आपकी एक्सपेंड होगी। अब इसी प्राइस के चेंज होने से दूसरा क्या हो सकता है, कि देखें, ये इसका जस्ट रिवर्स है, कि प्राइस 20 है,
तो आप 200 क्वांटिटीज़ है वो ऑफ़र कर रहे हैं अपनी बेचने के लिए। सपोज़ आपकी आप जिस चीज़ को बेच रहे थे, अपना पेन जब मैं बेच रही थी, तो इसका प्राइस अगर मार्केट में कम हो गया कि अब ये 10 का बिकता है। अगर 10 का बिकता है तो मैं सारे नहीं बेचूँगी, मैं अब कुछ एक अपने स्टॉक करके रख लूँगी। मैंने अब 100 ही निकाल दिए बाहर की, अब मैंने 200 से कम करके 100 पे कर दिया। अब देखें, अब हम सेम इसको इसमें दिखाएँगे, प्लॉट करेंगे, यहाँ पे आपका 100 हो गया, ये 200 हो गया और ये आपका 10 है, ये 20 है। ये ध्यान रखें, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो सबसे पहले कौन-सा है? 20 पे आपका 200 है। देखिए 20 ये है आपका और 200 कोई ये है, दैट मीन्स ये कोई यहाँ पे जाएगा। अब ये कोई ये ए पॉइंट है और अब 10 पे आपका 100 है, 10 ये है, 100 ये है, तो 10 पे 100 है, दैट मीन्स ये कोई आपका बी पॉइंट है। अब आप कैसे आए हैं देखें, ऊपर से अब आप नीचे आए हैं, डायग्राम तो वही बनेगा कि स्लोप तो पॉजिटिव ही रहना है। अब आप आए हैं ऊपर से नीचे। एक तो सबसे पहली बात, ऊपर से नीचे आना आपका दैट मीन्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आए हैं, आपकी क्वांटिटी भी कम हुई है। ये तो देखें जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कम हुई है। लेकिन यहाँ से भी आपको पता है कि अगर ऊपर से नीचे आना यानी कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है, यहाँ पे आपकी कम क्वांटिटी है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स कि सप्लाई है जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है कि अब आप कम क्वांटिटी सप्लाइड करेंगी, 200 से 100 होगी कि क्वांटिटी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये आपने अच्छे से कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे फैक्टर में चेंज आया तो तब क्या बना, कि दूसरे फैक्टर में चेंज आया। अब प्राइस में तो चेंज आ लिया पिछले पार्ट में, अब आएगा दूसरों में। प्राइस में अब कोई चेंज नहीं। जैसे देखें कि प्राइस में यहाँ पे कोई चेंज नहीं, लेकिन पहले 100 क्वांटिटीज़ की सप्लाई हो रही है, फिर 200 की हो रही है। लेकिन प्राइस में चेंज नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ तो हुआ होगा, कुछ चीज़ों ने तो वो करा होगा, तभी तो सप्लाई आपकी इंक्रीज़ हुई है। देखें 100 से 200 बनना, दैट मीन्स कुछ और चीज़ों ने काम करा हो। कुछ और चीज़ें क्या कर सकती हैं? आप खुद सोचें, देखें, अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, एक बार तो देखें डायग्राम में दिखा लें। यहाँ पे इंक्रीज़ होना तो आपको यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे 100 से 200 हो रही है। आपको तो जैसे टेबल में कुछ बना के ऐसे नहीं मिलेगा ना कि इंक्रीज़ हो रही है। एक बार इसको मैं इस डायग्राम से दिखाती हूँ आपको इंक्रीज़ कैसे हो रही है। ये देखें आप 100, ये देखें 200, ये कोई प्राइस है आपका 10 कि अ, 10 पे आपका 100 है, 10 पे आपका 100 यहाँ पे है और उसके बाद 10 पे आपका 200 है। देखें, अब आपको पता है आपका जो कैसे ड्रॉ होता है सप्लाई, ये वो आपका ऐसे जाता है पॉजिटिव, एक सप्लाई तो आपका हो गया ये कोई ए पॉइंट है। उसके बाद ये जो दूसरा है, ये इसके जस्ट पैरेलल सा ही जाएगा, देखें हाँ। ये कोई S1 हो गया, S1 हो गया, ये कोई मतलब बी पॉइंट पे आ गई, दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ आई है। ये बात अब आप नोट करें कि सप्लाई जो होती है जब वो इंक्रीज करती है तो वो इस साइड आती है, जैसे कि आपका राइट वर्ड आती है जो सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज करने में, कि आपकी सप्लाई जब इंक्रीज करती है तो वो आपका इस साइड आती है, कि कई लोग सोच सकते हैं कि वो इंक्रीज करेगी तो वो मतलब जैसे आप डिमांड का सोचते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि वो इंक्रीज करी, दैट मीन्स वो है। लेकिन नहीं, अगर सप्लाई जो होती है वो आपकी इंक्रीज़ करती है, तो अभी हमने दिखाया भी है 100 से 200 आप जब सप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये इस कारण से आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। अब देखें कि वो कौन से कारण है, किसके कारण बढ़ी आपकी, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं, प्राइस तो आपका 10 का 10 ही है दोनों जगह। क्या हो सकता है कि सप्लाई आपकी बढ़ी हो? कि आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके सस्ते हो गए हों। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपके सस्ते हो गए, दैट मीन्स आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिला, कि आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता होने के कारण आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा, प्रॉफिट से आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। आपको सब्सिडी मिल गई तो आपका प्रॉफिट हुआ, इसका कारण भी आपका सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है। टेक्नोलॉजी आपके पास एडवांस थी, आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस थी, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट कम आई, प्रोडक्शन में कॉस्ट कम आई तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा हुए, आपकी सप्लाई बढ़ गई। उसके बाद जो अदर गुड बिकम चीपर, अदर गुड जैसे कि उसके आस-पास वाली जो गुड है, जैसे कि आपका 2 वैराइटीज़ थी कि दूसरी गुड का प्राइस कम हो गया, दूसरी गुड का प्राइस कम हो गया तो वो लोग जो दूसरी प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी आपके यहाँ ही आ गए। अगर आपके यहाँ ही आ गए तो सप्लाई तो वहीं इंक्रीज़ होगी जहाँ पे वो चीज़ महँगी बिक रही होगी, दैट मीन्स वो आपकी अगर अदर गुड चीपर होगी तो भी आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है। क्वेश्चन जो आएगा उसमें कोई भी आपकी ये जो सिचुएशंस आएँगी और आपने बताना है कि क्वांटिटी आपकी सप्लाई है इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़, मतलब देखिए कोई भी केस हो सकता है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का। आपको सिचुएशन मतलब आपने किस हिसाब से सोचना है, वो ज़्यादा मैटर करता है कि
इन इन केस में आपकी जो सप्लाई है, तब आपकी सप्लाई इंक्रीज़ कर सकती है, जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, दूसरे फैक्टर ने किस तरह से काम करा। उसके बाद आपका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कैसे कि प्राइस तो आपका सेम वही 10 का 10 है। इस टाइम पे शुरू में तो आप 200 यूनिट्स है, उनकी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, दूसरे टाइम पे आपने 100 की क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। ये कैसे कि यहाँ पे टेबल से तो देखें पता चल ही रहा है कि आपकी जो सप्लाई है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब हाँ, इसको क्या कहेंगे जो पिछला आप करके आए हैं। यहाँ पे आपकी टेबल से पता चल रहा है इंक्रीज हो रही है। यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे 10 हो मतलब यहाँ पे कोई कम ही होगा। जैसे वो अपना तो 100 है, 200 है, कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा बनेगा। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ है आपका इंक्रीज इन सप्लाई। हाँ, तो ये चीज़ ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन में क्या फ़र्क है? एक्सपेंशन जो होता है, वो उसी पॉइंट पे आपकी जो डिमांड है जो सप्लाई है, उसी में आप एक्सपेंड करते हो कि इस पॉइंट से आप उस पॉइंट गए और इंक्रीज में होता है कि वो तो आपका प्राइस चेंज होने के कारण होती है और इंक्रीज होती है आपके अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण आपकी सप्लाई का इंक्रीज होना। वो आपका प्राइस इंक्रीज होने के कारण आपकी सप्लाई होती है। ये बात आप नोट कर लें अच्छे से। उसके बाद देखें हम ये कर रहे थे इसको ड्रॉ करेंगे कि प्राइस अपना 10 ही है और ये अपना 100 है और ये अपना है 200 कि 10 पे आप 200 दे रहे हैं, 10 पे 200 है दैट मीन्स ये पॉइंट है, ए है आपका ये। उसके बाद 10 पे आपका 100 है, 10 पे आपका 100 है, ये आपका बी पॉइंट। अब आपको पता है कि जो आपका सप्लाई है वो पॉजिटिव स्लोप होता है दैट मीन्स ये ये गया आपका ऐसे। ए से बी गए हैं ना तो उस साइड गया, उस साइड जाना दैट मीन्स आपका डिक्रीज इन सप्लाई सबसे पहली तो बात। डिक्रीज इन सप्लाई अब आपकी सप्लाई में कमी क्यों आई है? प्राइस में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरे फैक्टर्स के कारण कैसे? जो आपके इंक्रीज वाला केस है ना उसका उल्टा, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके महँगे हो गए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महँगे कैसे कि लैंड है आपको महँगी मिलने लगी, लेबर आपका महँगा हो गया। दैट मीन्स ये सारे कैपिटल है बहुत महँगी होगी, तो इसके कारण आपके प्रॉफिट कम हो गए। प्रॉफिट जब आपके कम होते हैं तो आप सप्लाई भी कम कराते हैं। हो गए सबसे पहला। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, टैक्स लग गया तो आपके प्रॉफिट कम हो गए, प्रॉफिट कम हो गए तो आपने सप्लाई फिर से कम होगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी आपके पास आउटडेटेड थी, टेक्नोलॉजी आपके पास आउटडेटेड थी दैट मीन्स आपकी उसके कारण कॉस्ट बढ़ी तो आपका प्रॉफिट कम तो आपकी फिर से सप्लाई कम। और अदर गुड्स भी कम कॉस्टली कि जो दूसरी आपकी मिलती-जुलती जो चीज़ थी, वो ज़्यादा महँगी बिकने लगी, वो ज़्यादा महँगी बिकने लगी तो सारे लोग उसी को प्रोड्यूस करेंगे कि ये वाली क्यों करेंगे, ये नहीं करेंगे तो इसकी तो सप्लाई कम हो जाएगी ना, उसकी बढ़ेगी दैट मीन्स इसके कारण भी आपकी सप्लाई में कमी आ गई। अब कि कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज़ इन सप्लाई में क्या फ़र्क है? कॉन्ट्रैक्शन होता है प्राइस में चेंज आने के कारण आपकी सप्लाई में कमी आना और डिक्रीज़ में होता है कि दूसरे फैक्टर्स के कारण आपकी सप्लाई में कमी आना। तो चलें जी, ये हो गया आपका सप्लाई वाला कंप्लीट। आपका ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी करवाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।